गुड मॉर्निंग। हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ओके एंड आप सबका आनंद बायोकेम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। माई सेल्फ आनंद चौधरी सर। ओके, तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा लेक्चर अपने स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक कौन सा है अपना? फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। तो देखो फेरिंग्स क्या होता है, जनरली देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में एक रफली मैं डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो यहां पर आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। फेरिंग्स क्या है? तो यहां पर बच्चों देखो फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो पार्ट होगा वो होगा, ये कौन सी कैविटी है बताओ? नेजल कैविटी। ये कौन सी कैविटी है? ओरल कैविटी। तो ये कौन सी ट्रैक्ट हो गई? ये कौन सी ट्रैक्ट होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये कौन सी ट्रैक्ट होगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, उसी पार्ट्स को अपन ने क्या बोल दिया? दिस पार्ट इज कॉल्ड टू फेरिंग्स। क्या बोल दिया अपन ने? फेरिंग्स। तो जहां पर आप ये बोल सकते हो कि जहां पर अपनी कौन सी ट्रैक्ट, ये नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, तो यहां पर अपनी हो गई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये हो गई अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वहां पर जहां पर एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं, उसी पार्ट्स को आप क्या बोल सकते हो? फेरिंग्स बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा आप देखो, नेजल कैविटी से क्या लोगे? नोज के द्वारा रेस्पिरेशन लोगे, इधर से फूड। तो जहां पर रेस्पिरेशन और जहां से फूड, वहां कॉमन पार्ट हो गया। तो फेरिंग्स क्या हो गया? फेरिंग्स भाई कॉमन पार्ट हो गया। किस किसका? किसका हो गया? तो देख लो किसका हो गया? रेस्पिरेशन का और फूड का। तो रेस्पिरेशन और फूड का कॉमन पार्ट होगा, उसी को अपन ने क्या बोल दिया? फेरिंग्स। तो देख लेते हैं फेरिंग्स। कॉमन पार्ट फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंटरेक्ट ईच अदर, उसी को अपन ने क्या बोला है? फेरिंग्स। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ये जो फेरिंग्स होता है इसके 3 भाग होते हैं। फेरिंग्स के 3 भाग हैं। कौन कौन से? अगर नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी से रिसीव हो रहा है तो उसे बोल दिया अपन नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी से रिसीव हो रहा है तो उसे बोल दिया ओरोफेरिंग्स। एंड थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा? लैरिंगोफेरिंग्स। तो इन तीनों के बारे में अपन डिटेल स्टडी देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहला अपना देखते हैं कौन सा? नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स के बारे में अपन देखते हैं। तो नेजोफेरिंग्स यहां पर होगा, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ये हो जाएगा और लैरिंगोफेरिंग्स ये हो जाएगा। अभी आपको और अच्छे से समझेंगे। स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, स्लाइड में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेजोफेरिंग्स देखो, तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है? तो ये नेजोफेरिंग्स क्या होगा? एंटीरियर एंटीरियर का मतलब आगे, क्योंकि फेरिंग्स है ना ये, तो यहां पे मैंने कॉमन पार्ट बताया था, तो उसके तो आगे है, तो एंटीरियर हो गया। एंड डोर्सल, एंटीरियर डोर्सल पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? नेजोफेरिंग्स होगा। तो एंटीरियर डोर्सल पार्ट्स, एंड इसके अंदर क्या ओपन होगी? अभी मैंने बताया नेजल कैविटी ओपन खुलती है, वह पार्ट्स कौन सा हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स। तो क्या क्या ओपन होगी इसके अंदर? नेजल कैविटी, या कह सकते हो आप नेजल कैविटी क्या होगी? ओपन होगी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर नेजोफेरिंग्स के अंदर एक ट्यूब के पोर्स भी ओपन होते हैं, यानी ओपन पोर्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप इंपॉर्टेंट हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें क्या है कि यहां पर यूस्टेशियन ट्यूब के पोर्स भी ओपन होते हैं। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यूस्टेशियन ट्यूब कहां से लेकर आ गया। यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में अपन और डिटेल स्टडी करेंगे जब अपन सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी मैं बता देता हूं यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है। रेस्पिरेटरी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब भी आएगी, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है। यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को जो नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट किए रहती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब। क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस नेजल कैविटी यानी जो नेजोफेरिंक्स है वो कनेक्टेड है किसके द्वारा? मिडिल ईयर के द्वारा। और वो कनेक्टेड ट्यूब है, वो जो कनेक्ट कर रही है, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को अपन ने क्या बोल दिया? यूस्टेशियन ट्यूब। और ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? यूस्टेशियन ट्यूब में आप जनरली देखो यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में और मैं आपको बता दूं, आपको कभी कॉमन कोल्ड हुआ होगा, सर्दी जुकाम लगा होगा, तो आपने देखा होगा कि अपन को थोड़े से कान भारी भारी से लगने लगते हैं, सुनाई भी थोड़ा सा कम देने लगता है। वाई? क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि इसकी वजह से ऐसा इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। यूस्टेशियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आने से अपन को कान भारीपन सा लगता है अपन को। क्योंकि आप सबको पता है कि क्योंकि यहां से जो एयर है वो एयर जाएगी किसके अंदर? मिडिल ईयर के अंदर। ओके, तो वो किसके द्वारा जाएगी? यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ अपना कौन सा? ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होती है? तो ओरोफेरिंक्स में देखें तो ये भी क्या होगी? एंटीरियर, आगे की ओर है तो एंटीरियर हो गया। एंड ये डोर्सल है तो ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल। ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल। तो एंटीरियर और वेंट्रल जो पार्ट होता है उसी को अपन ने क्या बोला है? ओरोफेरिंक्स। और ये इसमें ओपन क्या होती है? इसके अंदर ओरल कैविटी ओपन्स होती है, इसके अंदर ओरल कैविटी खुलती है, उसे हमने क्या बोल दिया? ओरोफेरिंक्स। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्या है अपना? लैरिंगोफेरिंक्स। तो लैरिंगोफेरिंक्स में देख लें, लैरिंगोफेरिंक्स क्या होता है? एक लास्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है जो अपन में बोले कि लास्ट एंड पार्ट है। क्या है? लास्ट एंड पार्ट। तो ये तो एक तो निचला एंड यानी मैं बोलूं पोस्टीरियर एंड लास्ट पार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? पोस्टीरियर एंड लास्ट पार्ट हो गया। एंड लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर दो पोर्स ओपन होते हैं। कितने पोर्स ओपन होते हैं? दो पोर्स खुलते हैं, दो पोर्स पाए जाते हैं। तो वो पोर्स कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं मैं, इसके अंदर दो पोर्स हैं। पहला है ग्लूटिस और दूसरा है गुलेट। पहला कौन सा है? ग्लूटिस और दूसरा कौन सा है? गुलेट। तो गुलेट कौन सा होगा और ग्लूटिस कौन सा होगा वो अपन देख लेते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको समझाऊं दोबारा, तो एक यहां पर मैं थोड़ा सा अपनी डायग्राम बनाता हूं जल्दी से। समझने के लिए यहां पर देखो आप, यहां पर दो ट्रैक्ट ओपन हो रही हैं। स्लाइड में देख लेना आप लोग, यहां पे दो ट्रैक्ट है। एक है ट्रेकिया, इसे हमने बोल दिया ट्रेकिया, और ये हो गया कौन सा? ईसोफेगस। तो ट्रेकिया वाला ओपनिंग जो कहलाएगी, जो ट्रेकिया की ओपनिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ग्लूटिस। क्या कहलाएगी? ग्लूटिस। तो श्वास नली जो छिद्र है वो क्या कहलाएगा? ग्लूटिस। इसको बोल देंगे अपन। एंड जो ग्रास नाल यानी ईसोफेगस के अंदर ओपन होगा वो क्या होगा? गुलेट। वो क्या होगा? गुलेट। तो ये तो हो गया अपना कौन सा? श्वास नली छिद्र। और ये कौन सा हो गया अपना?
भोजन नली छिद्र, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पोर्स हो गया और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पोर्स हो गया। ओके, ये ट्रेकिया में ओपन होगा और ये किसमें होगा, इसोफेगस में ओपन होगा। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? तो ग्लूटिस क्या होगा, तो ग्लूटिस के बारे में आप बोल सकते हो ये एक तो एंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला है, वेंट्रल पार्ट है, आगे की ओर है, तो वेंट्रल पार्ट हो गया। एंड वेंट्रल पार्ट हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पोर्स है, यहाँ पर दो पोर्स पाए जा रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे दो पोर्स हैं। एक पोर्स को अपन ने बोल दिया श्वास नली छिद्र जो ट्रेकिया में ओपन होने वाला है, पीछे ट्रेकिया है, ये पीछे इसोफेगस है, ये ओपन हो जाएगा इसोफेगस के अंदर, ये कौन सा हो जाएगा, बुलेट हो जाएगा। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? एंड इन ग्लूटिस और बुलेट को जो कवर किए रहती हैं, जो ग्लूटिस एंड बुलेट को, इन दोनों पोर्स को यानी कहने का मतलब इनको फ्लैप किए रहती है, उसी को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो होती है, जो कार्टिलेज की बनी होती है, उस एपिग्लॉटिस क्या करती है, जब कहने का मतलब जब अपना फूड आ रहा होगा तब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देगी, पोर्स को बंद कर देगी, कहने का मतलब ग्लूटिस को बंद कर देगी और ब्लेड को ओपन कर देगी। तो इसे हम बोल देंगे इट इज ए गार्ड है, वो अपन गार्ड भी बोल सकते हैं। किसका गार्ड, कि कोई भी भोजन आएगा तो श्वास नली को बंद कर देगी और जब श्वास आएगा तो भोजन नली को बंद कर देगी। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? तो ये अपना कंप्लीट हो गया किसके बारे में, ग्लूटिस एंड बुलेट के बारे में। तो दैट इज कंप्लीट टू फेरिंक्स, ये फेरिंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, इसोफेगस। तो इसोफेगस के बारे में देखते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। तो इसोफेगस में देखते हैं तो ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। ओके, और इसकी ऑलमोस्ट लंबाई कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर होती है, 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, एंड यहां पर देखो, तो देखो ये जो नेक रीजन से होती हुई, नेक से होती हुई, यहाँ थोरैक्स कैविटी से होती हुई, थोरैक्स से होती हुई अल्टीमेटली कहां पर ओपन हो जाएगी, ये स्टोमक में ओपन हो जाएगी। तो यहां पर आप देख लो, तो यहां पर मान लो सपोज दैट यहां पर मैंने बनाई है। ओके, तो ये रफली बनाया है मैंने। तो इसका ये जो भाग है इसको अपन ने क्या बोला है, इसोफेगस, और ये पार्ट कौन सा हो गया, स्टमक। तो स्टमक पार्ट हो गया। तो ये जो इसोफेगस है ये लॉन्ग ट्यूब है, 22 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है, और सबसे बड़ी जो इसोफेगस होती है वो जिराफ की होती है। ओके, एंड सबसे बड़ी ग्रास नाल है इसोफेगस किसकी है, जिराफ की है। तो ये जो इसोफेगस है इसके दो एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ये डिस्टल एंड हो गया। ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसके पास होती है वॉलंटरी मसल। बाकी प्रॉक्सिमल पार्ट के आगे जितना सारा पार्ट होता है उन सब के अंदर कौन सी मसल्स होती है, इनवॉलंटरी मसल्स। तो प्रॉक्सिमल पार्ट वॉलंटरी मसल्स एंड रेस्ट जो पार्ट होता है उसके पास क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो कहने का मतलब अगर फूड ग्रास नाल के प्रॉक्सिमल पार्ट से नीचे उतर गया तो फिर वापस बाहर नहीं आ सकता है। तो ओके, तो पहला तो ये वॉलंटरी है और इसके आगे वाला क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं इसके आगे। ओके, एंड यहाँ पर जो इसकी इसोफेगस की जो वॉल होती है वो इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होकर क्या बनाती है, इसोफेगल्स क्या बनाती है, स्पाइंटर बनाती है। ओके, क्या कहें, इसोफेगल फोल्ड बनाती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला कि इसकी जो वॉल होती है, इसोफेगल्स की जो वॉल है वो इनफोल्ड होकर क्या बनाएगी, इसोफेगल फोल्ड बनाएगी। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है अपना इसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट अपन स्टोमक में देखते हैं अपन स्टोमक क्या है। स्टोमक के देखो सबसे पहले देखो शेप, इसकी शेप कैसी होगी, जे शेप होगा। क्या होगा, ये जे शेप होगा एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, बैग लाइक, कैसे स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और जे शेप है। ओके, थैलेनुमा संरचना होगी, जे शेप होगी। नेक्स्ट ओरिजिन पे आ जाओ।
ओरिजिन किसके द्वारा होगी बताओ, ओरिजिन किसके द्वारा, एक्टो या एंडो, तो एंडोडर्म के द्वारा होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा हो गया, पोजीशन। तो पोजीशन देखो कहां पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इन एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, जस्ट बिलो डायफ्राम, लेफ्ट टू लीवर। देखो समझो इसको, पोजीशन समझो इसकी, डायफ्राम के नीचे की ओर पाया जाएगा। अब डायफ्राम क्या है, सबसे पहले डायफ्राम के बारे में देखो। डायफ्राम वह पार्ट हो जाता है जो थोरेसिस कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइडेड करने वाला, अगर आप ऑर्गन्स या पार्ट की बात करोगे तो वो कौन सा होगा, डायफ्राम होगा। इट इज मेड अप बाय द मसल्स, मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। ओके, तो डायफ्राम जो होगा वो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिस कैविटी को क्या करेगा, डिवाइडेड करेगा। अब ये जो डायफ्राम है, इसके डायफ्राम के जस्ट नीचे की ओर, जस्ट बिलो लेफ्ट साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं पाई जाएगी, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा कौन, स्टोमक, या कहें अपन लेफ्ट टू लीवर। लीवर राइट साइड में पाया जाता है और स्टोमक कौन सी साइड में पाया जाएगा, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी क्या होगी, पोजीशन होगी। पोजीशन पूछा जाता है नीट के अंदर भी। अब यहाँ पर देखो एब्डोमिनल कैविटी आई है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे इस पूरी की पूरी अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी के ऑर्गन्स की अगर आप बात करें तो इसको मैं 4 कैविटी में डिवाइडेड कर देता हूँ। इन 4 कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स। वो 4 कैविटी कौन कौन से है, पहली देखो क्रेनियल कैविटी जहां पर ब्रेन प्रेजेंट है, दूसरी कौन सी, थोरेसिस कैविटी जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, अदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद में आ जाओ लंबर कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी। इट इज द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी या लंबर कैविटी है। ओके, और नीचे आ जाओ आप पेल्विस कैविटी, जहां पर आपके जनन अंग पाए जाएंगे, जेनेटियल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वो कौन सी कैविटी में पाए जाते हैं, पेल्विस कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 4 अपनी बॉडी की 4 कैविटी के अंदर मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जनरली अपना हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, पॉइंट कौन सा है अपना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो देखो स्टोमक के स्ट्रक्चर में आपने देखे हैं अपन, तो स्टोमक के कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर। तो स्टोमक के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। 3 पार्ट है, कौन कौन सा, पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, कार्डियक पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है अपना, दूसरा पार्ट है उसको अपन फंडिक पार्ट या कार्पस, कार्पस या फंडिक या बॉडी पार्ट भी बोलते हैं। एंड थर्ड अपना है वो है अपना पाइलोरिक पार्ट। तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्टोमक के। समझते हैं इनको। कार्डियक पार्ट देखो समझो, यहाँ पर इस डायग्राम से समझेंगे अपन। ये क्या है, ईसोफेगस। यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये पार्ट्स को अपन ने बोल देंगे क्या, इस पार्ट को अपन बोलेंगे कौन सा पार्ट है, ये कार्डियक। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो कौन सा है अपना, कार्पस या बॉडी या फंडिक पार्ट। एंड थर्ड जो पार्ट है वो अपना कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट। ओके, तो ये जो कार्डियक पार्ट है, दूसरा कौन सा है, कार्पस, एंड तीसरा कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट क्या है, ये ईसोफेगस, ये है अपना, यहां से देखें तो स्टोमक का ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड, और वो कौन सा हो जाएगा, डिस्टल एंड। तो ये प्रॉक्सिमल एंड पर जो पाया जाता है वो कौन सा होगा, कार्डियक। ये प्रॉक्सिमल एंड है तो ये क्या है, स्टोमक का डिस्टल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड पर कौन सा पार्ट पाया जाता है, कार्डियक पार्ट पाया जाता है। इस कार्डियक पार्ट पर एक बॉल पाया जाता है, ये दिख रहा है आपको, पोर्स।
इसको अपन ने बोल दिया, क्या बोलेंगे इसको अपन, कार्डियक वॉल। क्या बोल देंगे, कार्डियक वॉल। अब ये जो कार्डियक वॉल होता है, इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, इसका करता है कार्डियक स्पेंटर। कौन करते हैं, कार्डियक स्पेंटर करते हैं। यानी कार्डियक स्पेंटर का काम क्या होगा, कार्डियक वॉल को क्लोज कर देना, ताकि यहां स्टमक में आने के बाद में फूड वापस एसोफेगस में ना जा सके। तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, कार्डियक स्पेंटर करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया अपना कौन सा, कार्डियक पार्ट। और कार्डियक पार्ट पर ही कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, कार्डियक ग्लैंड पाई जाएगी। दूसरा पार्ट आ जाओ कार्पस। कार्पस क्या होता है, सबसे बड़ा भाग है किसका, स्टोमक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कार्पस है। कार्पस भाग के अंदर देखो आप, कार्पस जो भाग है इसमें है या मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है। कौन से भाग में, कार्पस भाग में, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, फंडिंग ग्लैंड पाई जाएगी, जो अगली स्लाइड में आप देखोगे। यस, आगे देखो अब आप लोग। अब जो कार्पस भाग है, इस कार्पस भाग के लेफ्ट साइड में देखो, ये जो दिख रहा है उभरा हुआ पार्ट, ये डोम लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसे हम बोलेंगे फंडस। क्या बोल देंगे, फंडस। और ये जो फंडस पार्ट होता है, इसी पार्ट के अंदर, स्टोमक के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि स्टोमक के अंदर गैस भर गई है। तो गैस कहाँ भरती है, उस स्टोमक के कौन से भाग में गैस भरती है, तो फंडस भाग में। तो गैस या एयर फॉर्मेशन यानी एयर फिल भाग कौन सा होता है, फंडस पार्ट होता है। यस, अब नीचे आ जाओ आप। थर्ड पार्ट कौन सा है अपना, पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो है, यहां पर जो वॉल पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा, पाइलोरिक वॉल होगा। पाइलोरिक वॉल किस किस के बीच में पाया जाएगा, ये तो पाइलोरिक भाग हो गया। नीचे कौन सा भाग होगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और पाइलोरिक भाग के बीच में कौन सा वॉल पाया जाएगा, पाइलोरिक वॉल पाया जाएगा। ओके, पाइलोरिक वॉल कनेक्टेड होता है किससे, ड्यूडेनम से। पाइलोरिक वॉल पर भी इसको भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, यहां पर भी स्पेंटर पाए जाएंगे, जिसका नाम होगा पाइलोरिक स्पेंटर। और ये पाइलोरिक स्पेंटर क्या करते हैं, पाइलोरिक वॉल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि अगर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वापस नहीं जा सकता। ओके, तो ये काम कौन करेगा, अपना पाइलोरिक स्पेंटर करेंगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये पाइलोरिक जो स्पेंटर है और कार्डियक स्पेंटर है, ये कब क्लोज होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। तो जो पेंडुलर मोमेंट होते हैं, जब फूड को चिलिंग किया जाता है, यानी वहां अंदर मिक्सिंग की जाती है और पेंडुलर मोमेंट होते हैं, तो उस दौरान ये कार्डियक स्पेंटर एंड पाइलोरिक स्पेंटर क्या हो जाते हैं, क्लोज होता है। तो ड्यूरिंग द पेंडुलर मोमेंट कार्डियक स्पेंटर एंड पाइलोरिक स्पेंटर आर क्लोज्ड। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आप। यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको डिटेल्स करवाऊं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करें अपन। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब स्टमक बिल्कुल खाली है तो उसमें वॉइस सी आती है, हमें कुछ फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस दौरान हमें क्या प्रकट होता है, तो उस दौरान गैस्ट्रिक रग्गी अपन को दिखाई देते हैं। गैस्ट्रिक रग्गी क्या होते हैं, ये पॉइंट है यहां पर, गैस्ट्रिक रग्गी समझो। गैस्ट्रिक रग्गी क्या होती हैं, ये जो स्टमक की जो वॉल होती हैं वो इनफोल्ड हो जाती हैं। स्टमक की जैसे मान लो ये वॉल है तो ये इनफोल्ड हो जाएगी, तो इनफोल्ड होकर क्या बनाती है, गैस्ट्रिक रग्गी का फॉर्मेशन करती है। और एक गैस्ट्रिक रग्गी कब दिखाई देती है, जब स्टमक खाली होता है। जब हमारे से खाली होता है तब अपन को ये गैस्ट्रिक रग्गी दिखाई देती है। ओके, आगे अब देखो यहां पर जो स्टोमक है, स्टोमक कार्य क्या है, स्टोमक का एक तो कार्य है पाचन में सहायता। दूसरा, यहाँ पर जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहेगा। तो यहाँ पर 4 to 5 आवर्स स्टोमक के अंदर फूड क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। कई बार मैं आपको एक जनरली बात बताऊं कि अगर मान लो कोई पॉइजन खा लिया, किसी व्यक्ति ने पॉइजन खाया है, तो अगर
उसको जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए तो उसका बचाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइजन है वो अभी 3, 4, 5 आवर्स तक कहां पर है? स्टोमक के अंदर है। ओके, तो वहां उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो उस ड्यूरिंग अपन क्या करते हैं, यहाँ से डॉक्टर के द्वारा एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है नाक के द्वारा, और नाक के द्वारा डालकर वो डायरेक्टली कहाँ? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो भी पॉइजन है उसको सक्शन मशीन के द्वारा सक कर लिया जाता है। ओके, तो उसको आप एमबीबीएस जब करोगे तब आप लोगों को करोगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डालोगे आप लोग, है ना, तो उसको एनजी ट्यूब अपन कहते हैं। तो ये अपना क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये अपना कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ आप। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमक में अगर इंपॉर्टेंट देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां से नीट में कई क्वेश्चंस भी आते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आप सबको पहले बता दूं, मैं पूरे के पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी सारी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनका एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीटली आएगा, लेकिन यहाँ भी मैं स्टोमक के साथ साथ आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है? सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड होती है जो डक्टलेस होती हैं, जिनमें नलिका नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है। एंड दूसरी जो होती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड, जिनके अंदर डक्टलेस होते हैं, डक्ट भी प्रेजेंट होती है। डक्टलेस भी होंगे, डक्ट भी होंगे, जैसे पैंक्रियाज। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा वो। तो यहां पर अपन देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है पहली बात तो। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। कैसे है? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। तो ये है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप की ग्लैंड है। कितने प्रकार की ग्लैंड? 3 प्रकार की। एक होती है कार्डिक ग्लैंड, दूसरी होती है फंडिक ग्लैंड या कार्पस ग्लैंड, और तीसरी होती है पाइलोरिक ग्लैंड। आप सबको पता है कि मैंने स्टोमक के भी 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से? कार्डियक पार्ट, दूसरा कौन सा? कार्पस पार्ट, और तीसरा कौन सा? पाइलोरिक पार्ट। तो उसी पार्ट पे कार्डियक ग्लैंड कहां पे पाई जाएगी? कार्डियक पार्ट पे पाई जाएगी स्टोमक के। एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा पार्ट ऑफ द कार्डियक पार्ट। ओके, म्यूकोसा क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए। मैं हिस्टोलॉजी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये 4 लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं। सिरोसा, दूसरी मस्कुलरिस लेयर, तीसरी सब म्यूकोसा, और चौथी कौन सी? वो म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के अंदर ही ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये आप अपने माइंड में फिट कर लो। ओके, एक्सेप्शंस होगा वो अलग देख लेंगे अपन। नेक्स्ट, कार्डियक ग्लैंड कार्डियक पार्ट पे पाई जाएगी। इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी सेल्स होती हैं? गॉबलेट सेल्स होती हैं। वो गॉबलेट सेल किसका सिक्रेशन करती हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ओके, दूसरी आ जो फंडिक ग्लैंड्स। आप सबको पता होंगे फंडिक ग्लैंड्स यानी कार्पस, मैक्सिमम जो सेल्स पाई जाती है वो कौन से पार्ट पे पाई जाती है? फंडिक पार्ट या कार्पस पार्ट पे पाई जाती है, क्योंकि वहां पर ग्लैंड कौन सी पाई जाती है? फंडिक ग्लैंड पाई जाएगी। फंडिक ग्लैंड के अंदर सेल्स कौन सी होती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो किसका सिक्रेशन करेंगे? म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। दूसरी सेल है पैराइटल ऑजेंटिक सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक ये एससीएल का सिक्रेशन करते हैं, दूसरा कैस्ले इंटेंसिव फैक्टर का सिक्रेशन करती है। तो यहां पर देखो एससीएल क्या करेगा? इस स्टोमक को एसिड नेचर प्रोवाइड करवाएगा। एंड जो इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे किसके अंदर? स्टोमक के अंदर, उनको एक्टिव करने का कार्य करेगा। दूसरा, कैस्ले इंटेंसिव फैक्टर का काम क्या होगा? कैस्ले इंटेंसिव फैक्टर इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन भी आया है 2016 के नीट एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट आया था ये क्वेश्चन कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कौन सा कारक काम करता है? तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? कैस्ले इंटेंसिव फैक्टर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने का कार्य कौन करेगा? कैस्ले इंटेंसिव फैक्टर करेगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चीप एंजाइमोजन या पेप्टिक सेल्स। तो चीप जाइमोजन या पेप्टिक सेल्स किसका सिक्रेशन करेंगी? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का।
पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आगे चलकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन के लिए हेल्पफुल एंजाइम होगा। एंड दूसरा कौन सा है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कौन करेगा? HCl करेगा, वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेनिन क्या काम करेगा? रेनिन का काम होता है जो दूध है उसको किसके अंदर ब्रेक डाउन करना है, किसके अंदर परिवर्तित करना? दही के अंदर। यानी दूध से दही बनना के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर आएगा कौन सा? रेनिन। तो रेनिन क्या करता है? मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेनिन का सिक्रेशन कम होता है। ड्यूरिंग एजिंग डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। ओके, एंड यहां पर देखो मैं एक नीट का क्वेश्चन बता दूं, यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक होता है रेनिन, ये रेनिन, और दूसरा एक और भी होता है रेनिन, कंफ्यूज मत होना। ये रेनिन है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ये रेनिन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में है ये। ओके, इस रेनिन का काम तो क्या होता है? दूध को दही में परिवर्तित। इस रेनिन का काम क्या है? तो आप सबको मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां बता देता हूं। जेक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स 10th पे आपने पढ़ा होगा, JG सेल्स। ओके, जेक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स, JG सेल्स के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स या एंजाइम होता है कौन सा? रेनिन। और रेनिन काम क्या करता है? जैसे ही GFR की रेट कम हो जाती है, GFR यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको इंक्रीज करने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। रेनिन क्या करता है? जो भी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, उन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, वापस लेकर आएगा, तो सोडियम आयंस का बढ़ना BP की वैल्यू को बढ़ा देगा। ओके, तो जेक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर रेनिन क्या करता है? जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। क्योंकि अपने इसकी मैकेनिज्म पूरी पढ़ेंगे कि एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, वो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप इतना याद रखो कि रेनिन एक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है एंड ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का कार्य करता है एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपनी कौन सी सेल? आर्जिटेफिन सेल्स। आर्जिटेफिन सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं वो सीरोटोनिन का सिक्रेशन करती हैं। सीरोटोनिन एंजाइम्स या सीरोटोनिन क्या काम करता है? सीरोटोनिन क्या करता है? एक वैसो कॉन्ट्रैक्टिव होता है, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। यानी जो G सेल्स हैं, यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक सेल्स, उनको इनहिबिट करने का यानी गैस्ट्रिन हार्मोन को इनहिबिट करने का कार्य भी कौन सी सेल्स करती हैं? आर्जिटेफिन सेल्स करती हैं। तो ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, एंड यहां पर देखो ये तो वैसो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन एक स्टामिन होता है, एक केमिकल जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। तो स्टामिन के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि मास्ट सेल्स के द्वारा कौन कौन से केमिकल स्रावित होते हैं। तो मास्ट सेल के द्वारा 3 केमिकल स्रावित होते हैं मेनली, स्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। ओके, तो हिपेरिन क्या काम करता है? हिपेरिन का काम क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको क्लॉट नहीं होने देता है। ओके, तो एंटीकोगुलेंट है, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कौन? हिपेरिन। और दूसरा सीरोटोनिन नाम मैंने बता दिया, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। स्टामिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, यानी ये ब्लड वेसल्स है तो इनको फैलाने के इसका डायमीटर को बड़ा कर देगा, तो वो कौन कर देगा? स्टामिन करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आप कौन सी? पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? G सेल्स पाई जाती हैं, और G सेल्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन का साउंड करती हैं। ओके, दैट्स इज कंप्लीट कौन सा अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज आप लोग इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सब का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।